वृंदावन में जाते हैं तो वहां जब रमते हैं तो डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस उसी को कहते हैं। और अगर इसको एलिब्रेट करें तो राधे राधे दो शब्द से बहुत कुछ काम चल जाता है। रिक्शा वाले को अगर जगह चाहिए तो कहता है राधे राधे, माना आप जगह दे दीजिए। नमस्ते करना हो राधे राधे। कहीं किसी को मान लीजिए हाथ से या टक्कर लग गई, ओ राधे राधे, मतलब सॉरी का भी काम चल जाता है। ऐसे ही मैंने सुना था कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी महिला शक्ति का हाथ होता है। तो आज हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं वैसे साहब, इसलिए लेखिका लोग, हम सभी लोग आप सबके तरफ से कर्तव्य से धन्यवाद देते हैं। रही बात मैं आगरा हूं, ये सच है कि आगरा में बहुत कुछ है और वैसे ही ये श्रापित है जैसे हमारा देश श्रापित है कि हमारे देश में भी बहुत कुछ है लेकिन हम दुनिया के सामने उसे ला नहीं पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है समस्याएं हमारे सामने होती है, समाधान भी हमारे पास होते हैं लेकिन हम उनमें मैचिंग नहीं करा पाते। जैसे अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो कोरोना ने, कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखाया हमें, लेकिन हमने अभी पूरी तरीके से सीखने की कोशिश नहीं करी। हमारे पास आसपास घटनाएं होती रही लेकिन शायद हम विजिलेंट नहीं रहे। एज ए प्लानर, एज इंडस्ट्रियलिस्ट, एज सोशलिस्ट, एज एजुकेशनिस्ट, हर फील्ड में अगर हम देखें तो कहीं कहीं चिंतन मनन करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ताजमहल की ब्रांडिंग किए, वैसे डंग साहब बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं बियॉन्ड द ताज, 10-12 साल से तो मैं ही देख रहा हूं कि मुझे 23 साल हो गया आगरा में और लगातार आपका प्रयास रहता है कि इस पे सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, अवेयरनेस करें। लेकिन वो चीज जो सक्सेस मिलनी चाहिए अभी उस पे समय लग रहा है। कोविड के टाइम में देखा कि ये जितने भी डेस्टिनेशन है, खासकर ताजमहल, वो लेजर डेस्टिनेशन है, वो हमारी मजबूरी नहीं है, हमारे एक माने आनंद का जब फ्री हो तब वो है, डिजायर है। लेकिन आप वही देखें कि अगर कोविड में थोड़ा सा भी एक दिन भी ढील मिली, छूट मिला तो पूरा शहर ही नहीं, आसपास के जितने भी शहर के लोग हैं, दिल्ली से लेकर के आगरा से लेके सारे वृंदावन में एकदम रश कर गए। इसका मतलब है हमें सीखने की जरूरत थी कि अगर इसी तरीके से अगर हमने ब्रांडिंग वृंदावन में क्या था, अगर किसी अननोन आदमी को करिए तो वृंदावन जो नहीं जानता है उसके लिए वृंदावन कोई महत्व नहीं रखता। वृंदावन उसके लिए महत्व रखता है जो उसके महत्व को जानता है, हमारे लिए महत्व रखता है, आपके लिए महत्व रखते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी भाई सुशील जी कह रहे थे कि शिव नगरी है, अगर हम शंकर जी के उन पवित्र मंदिरों को वो स्थान दिए होते, उन्हें पॉपुलराइज किए होते, तो कोविड काल में भी वो एक अच्छे, अब मैं बिजनेसमैन की भाषा कर रहा हूं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकते थे। रिलीजियस इज डिफरेंट, रिलीजियस एक सेंटिमेंट्स है, उसके साथ साथ एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकते थे। आप देखिए रोहतक से लेकर के रेणुका धाम से लेकर कितनी चीजें हैं जो आगरा में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। अगर ताजमहल के कुछ टूरिज्म की इंडस्ट्रीज भी बैठे, वो हमसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ताजमहल को जो ओवर फेम दिया गया, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एनीथिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमिक्स की बात करिए तो जो ताजमहल से फायदा है, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहीं उससे ज्यादा वृंदावन के मंदिर से है, शिव के काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक आप मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करें तो जो टूरिस्ट पैसा ताजमहल में देता है, आप देखिए जो रिलीजियस टूरिस्ट है वो भी तो इसी करता है, वो सारी फैसिलिटी
इस्तेमाल करता। अगर मुझे अपने घर में एसी की मान लीजिए आदत है, तो हम वृंदावन में जाएंगे या द्वारका में कहीं भी किसी रिलीजियस प्लेस पे, तो एसी होटल ही ढूंढेंगे, रहने खाने पे वैसे ही खर्चा करेंगे। जो डिफरेंस क्यों इतना है कि ताजमहल में हम टिकट खरीदते हैं, वहां टिकट नहीं खरीदते, लेकिन उतना चढ़ावा चढ़ा देते हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो लगभग वैसे ही है। यहाँ हम कोई सोविनियर खरीदते हैं तो वृंदावन से भी लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रोज अखबारों में और सेलिब्रिटीज आते हैं, अखबारों में जगह मिलती है, अखबार में छपता है कि आज इतने लोगों ने विजिट किया, इतने फॉरेन विजिटर्स रहे, इतने सार्क के विजिटर्स रहे, इतने डोमेस्टिक रहे। शायद ये माने वहां पे नहीं होता। अगर वहां पे भी काउंटिंग मशीन लगा दिया जाए तो इससे कहीं ज्यादा विजिटर्स वहां है और इससे ज्यादा जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो भी है। और ये दोनों में अंतर ये है कि ये आपातकाल में बंद हो जाएगा, लोग नहीं जाएंगे, स्वेच्छा से नहीं जाएंगे, लेकिन वहां आपातकाल में टूरिस्ट का जो फुटफॉल्स है वो बढ़ जाएगा जितने भी धार्मिक प्लेस है। तो मेरा ये मानना है कि फिर से रीडिफाइनिंग ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर से एक करने की जरूरत है और हमें अपना कॉन्सेप्ट भी बदलने की जरूरत है। और जो एक समाज में बहुत दिनों से एक घिसा पिटा नैरेटिव, सांप्रदायिकता, ये वो धर्मनिरपेक्षता का एक घिसा पिटा सब इसलिए कह रहा हूं कि जो नहीं जानता वो भी फेसबुक व्हाट्सएप पे लगा रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे बगल में फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद में कोई 1714 ईस्वी की बात है, आप देख लीजिएगा फैक्चुअली। एक मोहम्मद खान करके नौजवान था, उसे अपने कजिन का बदला लेना था, इसलिए उसने फर्रुखसियार के सेना में भर्ती होकर के अपने कजिन का मर्डर किया। फिर आकर के उसने यहाँ शासन स्थापित किया। तभी पांचाल प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उसने मोहम्मदाबाद बसाया। ये खबर जब फर्रुखसियार को पता चली, वो नाराज हुआ। उसकी नाराजगी से बचने के लिए उसने 1714 ईस्वी में 54 गांव थे ठाकुरों के, जिनका विश्रेण गोत्र था, उनको इकट्ठा किया और उसका नाम दे दिया फर्रुखाबाद। और उसके साथ ही साथ जब अंग्रेज आए, उन्होंने गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लिखते थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पॉपुलर हो गया। लेकिन वो याज्ञवल्क्य और गादी के संवाद का पवित्र स्थान भी है। वहां पे संकिसा बुद्धों का अंतरराष्ट्रीय स्थान है। जो अर्जुन ने चक्षुभेदन किया था वो भी वहीं पे है। अगर हम उसको पांचाल नगर के रूप में प्रचारित प्रसारित करें तो देखिए डोमेस्टिक टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा, कितने वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इन सब चीजों से हम अगर सोचे इस एंगल से, लेकिन उसके लिए हमें पूर्वाग्रह है। ये जो दो शब्द है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, इनसे अलग हट करके स्वतंत्र चिंतन करने की जरूरत है। अगर सिर्फ एक लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 2019 के कुंभ में लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। एक चित्र छपा था, होर्डिंग के नीचे कुछ पूरा बीनने वाले बच्चे बैठे हुए थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की बेइज्जती करी गई कि साहब एक तरफ इतनी गरीबी है और ऊपर जो होर्डिंग थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की फोटो थी और 4000 करोड़ रुपए उसको देने की बात थी ऊपर खर्च करने के लिए। कि साहब देखिए गरीबी है और गंगा स्नान पे 4000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। लेकिन CII कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट थी एक डेढ़ महीने बाद, और उसमें खूब टीवी पे डिबेट चलता था और सारे लोग उसी को क्रिटिसाइज में लगे हुए थे। लेकिन CII की रिपोर्ट थी कि 1,20,000 करोड़, फिर से मैं बता रहा हूं, 4000 करोड़ शासन ने खर्च किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन 1,20,000 करोड़ का रेवेन्यू महाकुंभ से जनरेट हुआ था और 70 लाख लोगों को रोजगार मिला था। तो जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे करते हैं कि साहब क्या इससे हमें रोजगार मिलेगा, इससे हमारी गरीबी दूर होगी, तो जी हाँ सब कुछ दूर होगा। आप पहले इतना विजन तो रखिए। और जो लोग कहते हैं साहब नाम बदलने में क्या रखा है, नाम बदलने में बहुत कुछ रखा है। हम पढ़े लिखे होकर के इस तरह की बात करते हैं नाम बदलने की। हमारे पूर्वज ज्यादा समझदार थे जो अपने बच्चों का नाम देवी देवताओं पे रखते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है वृद्ध अवस्था में जब हम बच्चे को बुलाएंगे भी
तो कहीं कहीं नारायण का नाम निकल आएगा, इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। और यही चीज प्रयाग में है, जो इलाहाबाद का नाम प्रयाग हुआ पुनः, उसके लिए क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, प्रयाग का मतलब प्रथम यज्ञ, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पे जो पहला यज्ञ किया था वो था प्रयाग। कनेक्टिविटी पुराणों में जो है प्रयाग में कुंभ होते हैं, इलाहाबाद में कुंभ नहीं होता। अगर प्रयाग आपको बचा रहेगा तभी कुंभ भी बचा रहेगा, तभी 1,20,000 करोड़ की रेवेन्यू भी जनरेट होती रहेगी, तभी 70 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता रहेगा।